हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम विद्युत धारा चैप्टर का हम बहुत सारे क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तो जो सिलेबस है वो क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 का है, परंतु चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर भी इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा थ्योरी पार्ट को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बट ये करूँगा कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चन को अगर मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो एक्सप्लेनेशन के समय आपको बहुत ही गौर से समझना है और नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि मैं टोटल 70 क्वेश्चंस एटलीस्ट मतलब एटमोस्ट 70 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और वो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप ऐसे भी होंगे जो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चंस है। ये 70 क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वीडियो का उसमें मैं लगभग 35 क्वेश्चंस को इसमें मैं डिस्कस करूँगा, और जो सेकेंड वीडियो के अंदर 35 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन जैसे ही आएंगे तो उसके ऑप्शंस को आपको खुद ट्राई करना है और ये आपको बताना है कि कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का आपके लिए एक टेस्ट है। ठीक है ना, क्विज है, जिसमें आपको खुद को भी जज करना है कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है और ये 70 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो कल जो टेस्ट लूँगा ये मॉर्निंग में, उसके लिए है ये। इसमें जो फर्स्ट वाला टेस्ट होगा वो मॉर्निंग के अंदर होगा। ठीक है, और जो सेकेंड वाला जो क्विज होगा वो इवनिंग में होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मॉर्निंग के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, दूसरा वीडियो जो होगा इवनिंग के लिए तैयार करूँगा। मॉर्निंग वाले में 35 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको खुद ट्राई करना है कि आपका 35 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब कांच की छड़ को, ठीक है, कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाती है कि धनावेशित हो जाती है कि उदासीन हो जाती है कि पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है? ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद जो मैं दूंगा आंसर उससे आपको मैच करना है और कमेंट में बताना है कि आपका सही हुआ कि गलत। इसके बाद एक्सप्लेनेशन को बहुत ही गौर से समझना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो होगा इस वीडियो के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर, उम्मीद है आप सही समझ गए होंगे कि इसका आंसर सही क्या था, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित होता है। मतलब जब भी कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो वो जो तो ये जो कांच की छड़ है, क्या क्वेश्चन क्या है कि जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, हमको ये बताना है। तो ये धनावेशित हो जाता है। ठीक है, कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अब देखिए मैं इसको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। पहले देख लिए कि आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए तो जब भी कोई दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, ठीक है, जब भी कोई दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए कांच की छड़ और रेशम की छड़ को ही ले लो, जब एक दूसरे से रगड़ोगे तो वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक फ्रिक्शनल चार्ज वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वह फ्रिक्शनली चार्ज हो जाता है, या इसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कह लीजिए या विद्युत आवेश कह लीजिए। जो फ्रिक्शनल चार्ज है उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये जो चार्ज होता है वो एक से मतलब मूव नहीं कर पाता, स्थिर रहता है, इसलिए उसको हम स्थिर आवेश, स्थिर विद्युत आवेश के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये मान लीजिए एक कांच की छड़ है, तो जब हम इसको रेशम की छड़ से रगड़ेंगे, तो रेशम से जब रगड़ेंगे तो ये वाला धनावेशित हो जाता है। तो एक्चुअली में जो आवेश होता है, ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेशित, धन आवेश यानी बोल लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है ऋण आवेश। ठीक है, हम जिसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ठीक है, ये जो धनावेश और ऋण आवेश का जो नाम दिया था, एक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। याद रखना है आपको कि फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इन आवेशों को धनावेश और ऋण आवेश का नाम दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि हमको पता है कि जब दो धनावेश एक साइड आएंगे, ठीक है, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, या फिर इसी को कहते हैं प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। लेकिन जब अपोजिट चार्ज आएंगे, जैसे प्लस और माइनस वाले चार्ज आएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? आकर्षित करेंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगे यहाँ पे, अट्रैक्शन या फिर आकर्षण करेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये तो कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने से कांच धनावेशित हुआ, जब ये धनावेशित होगा तो ये ऋणावेशित होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है, और उसका क्या यूज़ है मैं वो भी बता रहा हूँ। जैसे एक लीजिए, लिखिए रोमा। ठीक है, जो हाथ में रोम होते हैं ना उसको बोलते हैं रोमा। दूसरा फलानेल। ठीक है, इन सबका आपको नाम को नोट डाउन करना है। पहला रोमा, दूसरा फलानेल, तीसरा हो गया चमड़ा, चौथा मोम, पांचवा कांच, छठवां कागज, सातवां रेशम, आठवां मानव शरीर,
9वां लकड़ी, 10वां आप लिख सकते हैं कोई भी धातु मेटल, इसके बाद 11वां रबर, 12वां रेजिन, और 13वां है अंबर, 14वां है गंधक सल्फर, और 15वां जो है एबोनाइट। ये 15 मैंने पदार्थों का या 15 वस्तुओं का नाम लिखा है। अब इसका क्या यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी जो पहले वाले हैं, ठीक है, जो पहले वाले हैं इन सबको अगर बाद वाले चीज़ के साथ रगड़ते हो, ठीक है, जब जैसे कि मैं ले लेता हूँ मोम और कांच को, मोम और कांच को जब एक बार एक दूसरे से रगड़ोगे तो जो पहले आ रहा है मोम ये धनावेशित चार्ज होगा और जो बाद वाला है वो ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कांच है, ठीक है, कांच है और रेशम जो है बाद में आ रहा है, ठीक है, तो जब कांच और रेशम को एक दूसरे से रगड़ा गया तो जो रेशम वाला है वो ऋणावेशित हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, हाँ, ये रेशम ऋणावेशित हो गया और जो कांच है वो धनावेशित चार्ज हो गया। इसी तरह अगर एबोनाइट और एम्बर को अगर मैं एक दूसरे से रगड़ूंगा तो जो एम्बर है वो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और जो एबोनाइट होगा ऋणावेशित चार्ज होगा। मतलब कहने का कि जो इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है उसको बाद वाले से अगर रगड़ा जाएगा, फ्रिक्शन किया जाएगा, तो जो पहले वाला है वो धनावेशित चार्ज होगा और बाद वाला ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, ठीक है, उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है और सभी सत्य है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कोई चालक है, मैं एक ठो मान लो ये खोखला गोला है जो बाहर बाहर तो है लेकिन अंदर में पूरा खोखला है, ऐसा गोला है। तो जब भी इसको चार्ज किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा, तो इसका जो आवेश होगा ये केवल इसके जो बाहरी सतह है, बाहरी पृष्ठ है, उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं फैला हुआ होगा, विस्तृत हो जाएगा। अंदर में कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश उसके अंदर में नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है कहाँ होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पे होता है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि हमको पता है कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, ठीक है, या फिर बिजली चमकता है, तो जब हम कार वगैरह में रहते हैं, कार के अंदर, तो हमको क्या करना होता है, हमको कार के अंदर रहना ही ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, हमको कार के बाहर हमको नहीं निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी बारिश हो, बारिश के समय जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ऐसे, तो अगर हम कार के अंदर बैठे हैं तो कार के अंदर ही बैठे रहेंगे तो हम ज़्यादा सेफ होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, इस कार के जो बॉडी होगा उसके ऊपर फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा और हम सेफ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, ना कि आंतरिक पृष्ठ पर। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं यहाँ पे इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम, का ओम का नियम, इसमें से कौन सा जो है ये बिल्कुल सही है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे, या फिर ये तो स्ट्रीमिंग होते रहेगा, प्रीमायरिंग होते रहेगा, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाना। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो विद्युत आवेश को के बीच जो लगने वाला बल है उसके लिए कौन सा नियम दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम। देखिए कूलॉम का नियम क्या था कि मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, एक पहला चार्ज Q1 है यहाँ पर और ये दूसरा चार्ज Q2 है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पे R है। ठीक है, तो अगर मान लो ये दोनों धनावेशी चार्ज रहेगा, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। लेकिन अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, आकर्षण बल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कूलॉम का नियम यही बताता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे के करीब किसी दूरी पर रखे गए हैं तो उन पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो आपका इसका जो फॉर्मूला है उसका होता है, देखिए जब भी इन दोनों के बीच, मतलब दोनों आवेशों के बीच में अगर धनात्मक, मैं एग्जांपल के लिए धनात्मक पॉजिटिव चार्ज लेके कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, अगर मतलब दोनों के बीच अगर गुना, दोनों के आवेशों का गुना अगर बड़ा है तो बल भी अधिक लगेगा। दोनों आवेश की मात्रा अगर बड़ा है तो बल भी अधिक लगेगा, आवेश की मात्रा कम है तो बल कम लगेगा। ठीक है, और दूसरा क्या कि इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। अब इन दोनों फॉर्मूला को अगर मैं लिंक करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। जब इस प्रोपोर्शनल साइड को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो मैं F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इतना लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इतना बल लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे K जो है एक कांस्टेंट है, जो जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चीज़ होता है इसका वैल्यू। इन सब का वैल्यू भी कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, या फिर व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं हिंदी में। मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ग का
नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है, या फिर सिंपली आप इसको कहते हैं कूलॉम का नियम कह सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर देखिए इन सब का वैल्यू भी कैलकुलेट, अगर के का वैल्यू टोटल निकालने को बोले तो आपको याद रखना कि ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इतना होता है। तो आप ये सब भी याद रख सकते हैं, ठीक। हालांकि ये सब जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, पीएमटी का एग्जाम, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उसको हम कूलॉम का नियम से उसको हम निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन, या पहले ऋणावेशित या बाद में धनावेशित, क्या होगा। तो जब आप सीरीज को पीछे आप जाके खुद से फिर से देखेंगे तो आपको ये देखेंगे कि जो एबोनाइट था, एबोनाइट को मैं 15वां नंबर पे रखा था, ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में है। और मैं बताया कि जो लास्ट में आएगा वो क्या होगा, हमेशा ऋणावेशित चार्ज होगा, और जो पहले वाला होगा वो क्या होगा, धनावेशित चार्ज होगा। तो एबोनाइट को हमेशा माइनस में मारिएगा। तो ये जो एबोनाइट की जो छड़ होगी बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ऋणावेशित चार्ज होगा। एबोनाइट को अगर रेशम से भी रगड़ा जाएगा तब भी एबोनाइट क्या होगा, ऋणावेशित हो जाता है, और रेशम की जो रेशम होता है वो धनावेशित हो जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, ठीक है, प्रतिरोध, विभवांतर, धारा को, या फिर विद्युत धारा की प्रबलता, क्या मापा जाता है, ठीक है, हमको ये बताना। क्वेश्चन समझ में आएगा। जब भी किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई धनावेश को एक से दूसरे बिंदु में तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या, उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या चीज़ को प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को, या विभवांतर को, किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो इसका सही आंसर है मैं बता रहा हूँ, विभवांतर, ठीक है। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अब देखिए विभवांतर और विभव क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले हम विभव को देखते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा विभव। विभव मतलब पोटेंशियल और विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम विभव देखते हैं, क्या विभव देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अगर हम कहीं पर भी एक चार्ज रखते हैं, मान लेते हैं कि एक मैं यूनिट पॉजिटिव एक चार्ज रखता हूँ, ये क्यू, ठीक है, तो जहाँ पर भी ये आवेश होगा उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस चार्ज के आसपास, ठीक है। तो ये धनावेश को रखने पर ये पूरा जो है ये क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक दूसरा कोई चार्ज है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी धनावेशित चार्ज ही है, ठीक है, ये भी धनावेश है। इस धनावेश के कारण यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ये दूसरा धनावेश है। जब इस धनावेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाऊंगा, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे लाता हूँ मैं, ये पॉइंट है मान लो ए, ठीक है, इस धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये मान लो अनंत पर है अभी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो मैं इसको अनंत मान के चलूंगा, इनफाइनाइट पे है, तो अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इस यहाँ पे जो फील्ड है कैसा बना हुआ है, धनावेशित है, ये भी धनावेशित। जब दोनों प्लस प्लस वाले होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेगा, रिपल्सन या प्रतिकर्षण करने का काम करेंगे, ठीक है। तो जब इस इकाई धनावेश चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाएंगे तो एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से लेके ए तक लाने में जो प्रतिकर्षण बल का कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल जब लगेगा, परंतु हमको यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने में कुछ उसके विरोध में कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य कर रहे हैं ना, एक मतलब इसका परिभाषा ऐसे होता है कि इकाई धनावेश को जब अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु में लाने पे जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल या विभव कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए ये तो विभव हो गया। अब विभवांतर क्या, अब मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये ऑलरेडी इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम कहेंगे विभवांतर कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने के लिए विभव, और क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब विभवांतर का जो मात्रक होता है कि किससे नापा जाता है या मापा जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए विभवांतर मतलब पोटेंशियल, ये क्या हो गया कि W/Q, इस Q चार्ज को, इस आवेश को इस फील्ड के अंदर लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। तो इसका जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V = W/Q। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो W क्या है यहाँ पे, कार्य है, ये वर्क है, और Q क्या है भाई, आवेश है, चार्ज है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मतलब होता है मात्रक जूल, और जो आवेश होता है आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, ठीक है। तो जूल पर कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो विभवांतर या विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो वोल्ट किसको कहते हैं, जूल प्रति कूलॉम को ही वोल्ट कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वोल्ट किसको कहते हैं भाई, जूल
प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम को ही हम वोल्ट कहते हैं, या फिर वोल्ट जो होता है ये जूल पर कूलॉम को ही हम कहते हैं। ठीक है, अब इस विभवांतर के कारण ही जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, समझा रहा क्या बोल रहा हूँ, इस विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर जो है जिम्मेदार होता है। अगर जब तक विभवांतर क्रिएट नहीं होगा विद्युत धारा नहीं प्रवाह होगा। जैसे अगर एग्जांपल की तरह समझना है तो जैसे दो तार होता है, एक लाइव वायर होता है जिससे करंट जाता है, उसकी जगह एक न्यूट्रल वायर होता है। तो देखिए न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, जीरो के बराबर वोल्टेज है इसका, और इसका क्या है मैक्सिमम 220 वोल्ट है। अब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी कारण जो करंट है वो इसके साथ साथ ऐसे फ्लो होता है, ताकि इसको कंप्लीट करना चाहता है, इसमें भी जाना चाहता है। ठीक है, तो जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि हमको पता है कि जो पृथ्वी होता है, कोई कितना भी उसको वोल्ट अगर पृथ्वी में चला जाए तो सबको एब्जॉर्व कर लेता है। तो जो पृथ्वी का जो विभव होता है उसको शून्य माना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। इसको जितना भी आप चार्ज दे देंगे वो सबको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, आगे और अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पर इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि, ठीक है, धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों, हमको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है और उपरोक्त में से सभी। क्या इसका सही आंसर होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो धातुएं होते हैं उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, चलिए आगे और अच्छे से क्लियर होगा कि जो पदार्थ होते हैं वो कैसे किस किस प्रकृति के हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है। ठीक है, अब अतिचालक क्या होता है उसको जानने से पहले हम सब कुछ अब सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, ठीक है, या सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, जो बोल लीजिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हम बांटते हैं? ठीक है, तो चलिए इसको जो पदार्थ होता है इसको हम 3-4 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला जो होता है चालक। ठीक है, पहला क्या? चालक, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, किसका चालक भाई? विद्युत का चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, पहला हो गया चालक। दूसरा होता है अचालक बोल लेते हैं, या कुचालक कह सकते हैं इसको, अचालक या कुचालक, इसको नॉन कंडक्टर कहते हैं, नॉन कंडक्टर। और तीसरा वाला जो होता है अर्धचालक, अर्धचालक, इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। और जो चौथा है, ये चौथा को कहते हैं अतिचालक, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो पदार्थ को हम उनकी चालकता के हिसाब से हम 4 पार्ट में बांट दिए, चालक, अचालक या कुचालक भी बोल लीजिए, अर्धचालक और अतिचालक। देखिए तो जो चालक होता है ये बेसिकली धातुएं होती हैं। ठीक है, जो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है, इसलिए इनकी चालकता सर्वोत्तम होती है, ये सबसे। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चालक कहलाते हैं, और इनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण? क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको चालक कहते हैं। दूसरा हो गया कुचालक या नॉन कंडक्टर, इनके अंदर फ्री, जैसे अब इसका जो चालक है या इसको सुचालक भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी तो हमको पता है सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम, ये सब के सब जितने भी धातुएं हैं लगभग क्या होता है, अब मरकरी भी ले सकते हैं, ये सब के सब क्या है? सुचालक के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कुचालक है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होते, इसलिए इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। प्रतिरोध के बारे में और आगे हम जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कुचालक लेंगे, इसके अंदर क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्या? धारा का प्रवाह नहीं होगा। उदाहरण के लिए लकड़ी, रेशम, एबोनाइट, ये सब जो पीछे हम शुरुआत में लिख रहे थे वो सब के सब क्या है? कुचालक थे, उनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था। हालांकि उनको एक दूसरे से रगड़ने से चार्ज उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं? स्थैतिक, मतलब स्टैटिक चार्ज होते हैं, स्थिर विद्युत आवेश होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अर्धचालक की बात करते हैं। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं? ये सामान्य अगर कंडीशन में देखा जाए, ठीक है, अगर सामान्य अवस्था में देखा जाए तो ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या बोल रहा हूं कि जो अर्धचालक हैं ये सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में, मान लो उसका ताप बढ़ा दिए, ठीक है, ताप बढ़ा दिए, या फिर उनमें कोई अशुद्धियों को मिला दिए। अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। यह चीज़ याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि डोपिंग क्या होता है। तो अर्धचालकों के अंदर अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो कुचालक होते हैं सामान्य अवस्था में, सॉरी, अर्धचालक जो होते हैं सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, परंतु उनमें ताप बढ़ाने पर या अशुद्धियों को मिलाने पर वो सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको अर्धचालक के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अर्धचालक का देखेंगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक,
कार्बन, ठीक है, एक होता है सेलेनियम, ये सब के सब क्या है, ये अर्धचालक के अंदर में आते हैं। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर इन सब का अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, ये सब चिप बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक जो चौथा है ये कहलाता है अतिचालक, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो निम्न ताप पर ही अतिचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इन अतिचालक की जो चालकता होती है, विद्युत की चालकता बहुत ज़्यादा उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है वो मिनिमम होता है, एकदम शून्य के लगभग होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता या फिर पारगम्यता उच्च होती है, ये चीज़ याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? उच्च पारगम्यता। अतिचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी पारगम्यता उच्च होती है और इनका प्रतिरोध एकदम निम्न होता है, ठीक है। उन्हें हम अतिचालक के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इनका प्रतिरोध लगभग शून्य के आसपास होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऐसे पदार्थ को जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप और अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अभी बताया था कि अर्धचालक क्या होते हैं, सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं लेकिन ताप अशुद्धि मिलाने पर वो सुचालक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर है अर्धचालक अर्थात सेमी कंडक्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर कितना अभी तक 8 में से आपका कितना सही हुआ है आपको बताना है कि आउट ऑफ 8 कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब देखिए कोई भी जो पदार्थ होता है, जैसे मान लेते हैं एक तांबे का तार, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तांबे की तार है, इस तांबे की तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। परंतु क्या हम जितना विद्युत धारा यहाँ से हम प्रवाहित करेंगे क्या वो सभी विद्युत धारा इससे प्रवाहित होगा? कुछ नष्ट नहीं होगा, नहीं। तो कुछ नष्ट होता है, ठीक है। तो वो आखिर कहाँ जाता है जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है? तो क्योंकि इसमें एक पदार्थ की एक गुण होती है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध क्या करता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, हम आगे और अच्छे से देखेंगे। प्रतिरोध जो है विद्युत धारा को फ्लो होने से या उसके विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। परंतु जब मान लेते हैं अब इसका ताप को बढ़ा देंगे तो जो हमारा जो चालक है, ये मान लो तांबे का चालक है, तो जब इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी किसी चालक के ताप को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताप बढ़ा देने से उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस ये भी बढ़ जाता है और साथ साथ जो उसकी चालकता होता है, विद्युत की चालकता जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, प्रतिरोध वृद्धि हो जा रहा है और जो कंडक्टिविटी है, चालकता क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसका कौन सा आंसर होगा भाई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और विद्युत चालकता घटेगी, ठीक है। मैं क्या बताया था कि प्रतिरोध विद्युत प्रवाह को रोकता है। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाए तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं वो अणु और फ्री हो जाते हैं और जो प्रवाह होता है उसको और रोकने का कार्य करने लगते हैं। अब जब प्रवाह को रोकने का कार्य लगते हैं तो चालकता क्या होगी, घटने लगेगी। तो प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से क्या होता है वो बताना है हमको, ठीक है। अब देखिए अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पहले वो जानना जरूरी है, तब हम उसकी मात्रा के बारे में जानेंगे कि क्या होगा मात्रक, ठीक है। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका परिभाषा याद रखिए कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम अगर देखेंगे तो आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा आवेश प्रवाह की दर, आवेश मतलब क्यू और दर बोलूंगा तो टाइम नीचे लिख दे, तो आई बराबर क्यू बटा टी, ये आवेश प्रवाह की दर हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर चाहें तो क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आवेश कितना होगा, आई इंटू टी, आई इंटू टी, ये आवेश का वैल्यू हो गया। अगर आवेश और समय दिया रहेगा तो हम उसकी धारा को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब बात आएगी मात्रा का। तो देखिए आई जो हुआ ये करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू चार्ज को हम आवेश को किस में डिनोट करते हैं, कूलॉम में, ठीक है। किसमें, कूलॉम में। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलॉम होता है और जो समय है उसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। कूलॉम पर सेकंड, कूलॉम पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, या कूलॉम प्रति सेकंड, ये क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। और इस कूलॉम पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर नामक एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया था, इसलिए इसका जो मात्रक करंट का रखा गया है विद्युत धारा का उसको एम्पियर रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्पियर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आवेश जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मात्रक क्या हो गया भाई, एम्पियर हो गया, एम्पियर, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछ देगा, ठीक है, ये सब क्या, केल्विन, केल्विन तो टेम्परेचर ताप का मात्रक होता है भाई, ठीक है। मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक यूनिट होता है मोल कहलाता है। और ये
प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला होता है, लिख लेना आप, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। मिली मतलब 10⁻³ एक माइक्रो एम्पियर अगर बोल दूं तो एक माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब बोलेगा कि भाई अब यहाँ पे मैं बोल दूं कि एक इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक तुम्हें बताया एम्पियर, तो एक एम्पियर कितना को कहेंगे, तो एक एम्पियर जो होगा, एम्पियर को हम बड़ा लेटर ए से, कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं ना, कैंडेला को CD से, और मोल को MOL से, और केल्विन को K से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक एम्पियर कितना होगा, तो अगर 1 कूलॉम हो ऊपर और नीचे में सेकंड भी 1 सेकंड होगा, 1 कूलॉम प्रति 1 सेकंड होगा तभी तो 1 एम्पियर होगा ना। तो 1 कूलॉम में कितना चार्ज होता है भाई, तो याद रखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 18 है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जब भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है क्या कि उस चालक के अंदर 1 सेकंड के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18, यहाँ पे दिखाई दे तो फिर से लिख रहा हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अगर किसी चालक से फ्लो हो या बहे, तब हम बोलेंगे कि उसमें कितना करंट है भाई, 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होता है, वह एक अदिश राशि होता है। कैसा होता है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हालांकि देखिए जो विद्युत धारा है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन, दिशा दोनों होता है, फिर भी क्या है, एक अदिश राशि है। परंतु जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। परंतु विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी ये क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है। ठीक है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होती है यदि वे हों समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोध पर या समान विभव पर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समान विभव पर। ठीक है, क्योंकि मैं बताया था जब तक विभवांतर नहीं होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, आवेश प्रवाह तभी होगा जब विभवांतर होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अब एग्जांपल के लिए समझो कि अगर 2 बाल्टी है, ठीक है, दोनों बाल्टी में अगर समान पानी भरा हुआ है यहाँ तक, तो क्या इसका पानी यहाँ पर पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। इसी तरह अगर मान लो 2 टर्मिनल है, ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों के बीच की अगर विभव या पोटेंशियल समान है तो चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, और जब चार्ज फ्लो होगा ही नहीं तो करंट बहेगा नहीं। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, एक बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी में एक साइड ये प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। ठीक है, अब इसके बीच में मैं एक तार ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, तार जोड़ दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे हाई है और यहाँ पे पॉजिटिव हाई है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कम है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर्याप्त है, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, और प्रोटॉन जो है गमन नहीं कर सकते केवल इलेक्ट्रॉन ही गमन कर सकते हैं। तो जब भी ये सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से ऐसे बहना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो है, विभवांतर तो है ना, यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे धनात्मक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, माइनस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और जो धारा होता है उसके जस्ट विपरीत धन से ऋण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, धारा कहाँ से कहाँ तक, धारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहते हैं। तो कारण क्या है, विभवांतर का होना। अगर समान विभव रहेगा तो धारा का प्रवाहित नहीं हो पाएगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विभवांतर जो होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये ऐसा, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो छोटा वाला है नेगेटिव और बड़ा वाला है पॉजिटिव। हालांकि ये सेल का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल का ये सिंबल है। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम धारा के बारे में अच्छा खासा जान लिए। अब जो धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये 2 तरह का होता है। इलेक्ट्रिक करंट 2 तरह का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, और दूसरा जो होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, पहले दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जो है समय के साथ इसका दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये समय के साथ ये ऐसे सीधा सीधा ऐसे जाता है, तो ये डीसी का सिंबल हो गया। परंतु जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा होते हैं, ये समय के साथ अपना जो दिशा है उसमें परिवर्तित करते हैं। तो ये एसी करंट का एग्जाम्पल है और डीसी करंट का, ये सीधे सीधे जाता है। ठीक है, जैसे जो सेल होता है, बैटरी वगैरह होते हैं सेल, ठीक है, वो डीसी करंट देता है हमको, डायरेक्ट करंट देता है। और जो प्रत्यावर्ती धारा जो घर में आता है, घर में जो घरेलू कनेक्शन आता है बिजली, वो क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती घरेलू जो बिजली आता है खंभा वाला, ठीक है, वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है।
जो दिष्ट धारा है उसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। इसको बहुत कम रेंज तक, ज़्यादा दूर तक ले जाने पे क्या होता है, इसका उतना ज़्यादा तीव्रता नहीं रह पाता, जबकि ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपने सुना होगा जब तो दिष्ट धारा को, जैसे अब मान लो एसी करंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, मतलब एसी करंट को डीसी करंट में बदलना है, ठीक है, एसी को डीसी में बदलना है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में बदलना है। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, रेक्टिफायर। इसको हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं, दिष्टकारी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। और एक जो होता है जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगा, मतलब डीसी से एसी में बदलेगा। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डीसी से एसी में बदलेगा। तो आपने सुना होगा नाम इन्वर्टर, जो घरों में लगा के रखते हैं इन्वर्टर, वो क्या होता है, वो एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। जैसे कि जैसे लाइट रहेगा तो इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज होते रहता है, और जैसे ही लाइट गोल होता है तो अब क्या हुआ, क्योंकि वो डीसी के फॉर्म में बैटरी में स्टोर किया हुआ है, अब क्योंकि वो बैटरी में है तो डीसी के फॉर्म में, जैसे लाइट गोल होता है तो फिर से हमारा टीवी, फ्रीज, बल्ब वगैरह सब जलने लगते हैं, तो एसी में बदल जाता है। तो जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है, और जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में बदल देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। भू संपर्कित का मतलब अर्थिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कि अर्थिंग किया जाता है, तो वह किस लिए किया जाता है, उसका कारण क्या है। यदि लघु पथन को, तो ये आप 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा, आप क्या बताएंगे। यदि लघु पथन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होगा, ये क्या रीज़न है, 4 ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु पथन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग को हम लघु पतन कहते हैं। मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्विच होता है, ठीक है, तो जो हम प्लग लगाते हैं, ठीक है, उसमें 3 बटन होता है, 3 ठो इसमें पिन लगा रहता है, ये ऐसा कुछ, ये वाला जो है बड़ा पिन लगा रहता है, ये छोटे छोटे पिन लगे रहते हैं। ये वाला एक ठो मान लो लाइव वायर के लिए रहता है, जीवित के लिए, और एक ठो जो है उदासीन रहता है, न्यूट्रल वायर रहता है। लेकिन ये जो रहता है ये अर्थिंग के लिए रहता है, ठीक है। अर्थिंग के लिए क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कई बार से विद्युत धारा अधिक बहने लगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से वहाँ से आग लग सकता है, तो क्यों ना इसको क्या किया जाए, यहाँ से तार निकाल के उसको अर्थ के अंदर दबा दिया जाता है, अर्थ में चला जाता है वो कनेक्शन की वजह से। क्योंकि अर्थ जो हमको पता है कि उसका विभव शून्य होता है, कितना भी उसको चार्ज दे दीजिए उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको हमको अर्थिंग में रखा जाता है, ठीक है। जैसे जो बड़े बड़े हैवी जो डिवाइस होते हैं, हैवी अप्लायंस होते हैं, उनमें हमेशा ज़्यादातर 3 पिन का ही यूज़ किया जाता है। जैसे अब आयरन होता है ना, ठीक है, आयरन, ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं ऐसा रहता है कि ऐसा, बट मान लीजिए कि आयरन है, तो यहाँ पर 3 ठो तार गया हुआ होता है, तो 2 तार तो अपना मेन का होता है, और जो तीसरा होता है वो क्या, इससे ये जो कैबिनेट होता है हमारा, जो इसका उस कैबिनेट से टच रहता है, ठीक है, इस कैबिनेट से टच रहता है। क्यों, ताकि जो लाइव वायर वाला अगर गलती से बाय डिफॉल्ट कई बार से अगर मान लो इसमें टच होगा, इस कैबिनेट में, तो उसको छूने पर करंट मार सकता है, तो इस करंट को ना मारे इसकी वजह से एक कैबिनेट से टच करता हुआ एक तार जो है अर्थिंग में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट या चार्ज जो यहाँ पे कैबिनेट में था वो अर्थ को चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट झटका शॉक नहीं लगेगा, इसलिए मतलब विद्युत लघु पथन को रोका जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सुरक्षा हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए भी इसको लगाया जाता है, और जान अधिक वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है, अधिक वोल्टेज को नियंत्रित भी ये करता है, मतलब हमारे डिवाइस को भी बचाने के लिए, हमको भी बचाने के लिए ऐसा कुछ ये होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अब बात आती है कि अब वोल्ट मीटर क्या होता है, तो हमने पीछे देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस या विभव के बारे में देखा था, या विभवांतर के बारे में हम जाने पीछे, तो विभवांतर कितना है, तो उस विभवांतर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोधकता कितना होना चाहिए भाई, तो उसका प्रतिरोधकता हमेशा असीमित होना चाहिए, अनंत कह लीजिए इसको, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना, इनफाइनाइट। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला बता दूं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होता है, ठीक है, तो ओम का नियम का अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो फॉर्मूला देखेंगे V बराबर RI ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बोला, वोल्ट मीटर, मैं यही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्ट जो है ये प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मतलब अगर वोल्ट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब करंट भी वहाँ पे, ठीक है, मतलब वोल्ट अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब वोल्ट भी ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको करंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा किसी अप्लायंस को करंट मिले, तो वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए,
तो इस केस में जो हमारा जो ये वोल्टेज होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, असीमित होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। आ रहा समझ में? चलो इस चीज़ को आपको याद भी रखना है कि आदर्श वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी जो प्रतिरोधकता होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, असीमित होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, अब इसको बताने से पहले हमको ओम्स लॉ के बारे में जानना ही होगा, बट चलो यहीं पे बता ही देता हूँ कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, उसके बाद हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या होता है, सीधी सी बात ऐसा कुछ है, मैं एक सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस को या प्रतिरोध को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एक वोल्ट बैटरी लगा देता हूँ, एक सेल लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे मैं एक, देखिए पीछे विद्युत धारा को किस में मेजर करिए, मैं भूल गया था कि विद्युत, जैसे मैंने बताया कि विभवांतर को किससे नापे भाई, वोल्ट मीटर से, उसी तरह विद्युत धारा को अमीटर से मेजर किया जाता है, अमीटर। ठीक है, अमीटर से, और विभवांतर को किससे, विभवांतर को वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक अमीटर लगा, अमीटर क्या करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करता है। यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दी, ये स्विच ऑन हो गया, ये है हमारा प्रतिरोध आर। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। तो मान लो एक बल्ब है, बल्ब के अंदर भी कुछ प्रतिरोध है, तभी तो वो ग्लो कर रहा है, बल्ब जलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है, ये V वोल्ट है। अब देखिए, अब यहाँ से जब V वोल्ट में जब स्विच ऑन किए तो यहाँ पे एक करंट बहने लगा I। ठीक है, ये I करंट बहने लगा, इधर से आई है। चलिए मैं इसको ऐसे बना दे, बड़ा, ये छोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा है, ये प्लस है और ये माइनस का है। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइड से इलेक्ट्रॉन बहेगा और प्लस साइड से ऐसे करंट जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ऐसे आई करंट जाने लगता है। देखिए जैसे हमको देखे होंगे हमेशा कि जब एक सिंगल सेल, एक ही सेल जब लगाओगे तो बल्ब जो है धीमे जलता है, लेकिन जब एक और सेल लगा दिया जब बल्ब तेज से जलने लगता है। इसका मतलब क्या कि जब ज़्यादा वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो करंट की मात्रा भी बढ़ता है, और वोल्टेज की मात्रा जब कम होगा तो करंट की मात्रा भी कम होता है। मतलब क्या कि ओम ने, जो ओम जो थे, जॉर्ज साइमन ओम, ओम ये OHM होता है। ठीक है ना, जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने क्या बताया कि जब किसी भी वोल्ट को अगर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उस चालक के अंदर जो बहने वाला करंट है वो भी बढ़ जाता है। मतलब जो विभव, मतलब विभवांतर और करंट एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के ये समानुपाती होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब इस समानुपाती सिंबल को हटाते हैं तो एक यहाँ पे नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम आर कहते हैं। तो V बराबर RI हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो R है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, या फिर इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आया क्या है? तो प्रतिरोध क्या करता है, यहाँ से धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे प्रतिरोध का, ठीक है, तो V बराबर RI मिला, तो R का वैल्यू हो जाएगा V/I। इतना चीज़ हमको पता होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो V/R हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही फॉर्मूले से तीनों चीज़ बना हुआ है, कुछ अलग से नहीं आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। एक चालक का प्रतिरोध कितना है, 440 ओम है। देखिए अब प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रक भी हमको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है रेजिस्टेंस का, उसको ओम कहते हैं। ठीक है, ओमेगा, ये ऐसा सिंबल होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, हालांकि ओहम लिखा जाता है ऐसा, और इसको सिंबल करते हैं ऐसा वाला। ठीक है, तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। एक चालक है, कोई तार है मान लो, उसका प्रतिरोध कितना है, 440 ओम का। तो प्रतिरोध R ये हो गया 440 ओम का। और फिर क्या बोला है कि 110 वोल्ट का एक स्रोत जोड़ा हुआ है, मतलब जो यहाँ पे सेल लगा हुआ है इसका कितना वोल्ट कितना है, 110 वोल्ट का, ये चीज़ दिया हुआ। तो बताना है कि इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा का फॉर्मूला I बराबर V/R, I बराबर V/R। V कितना हमारा 110 वोल्ट, और R कितना है भाई 440 वोल्ट। तो ये यहाँ से कट गया, ये एक बार में, ये 4 बार में मिला, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। अब करंट हम निकाल हैं, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, मतलब 0.25 एम्पियर का करंट बह रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, घरों में लगे हुए पंखे, बल्ब आदि को किस क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध बात हुआ। अब प्रतिरोध, अब दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है प्रतिरोधों को, एक तो श्रेणी क्रम में, ठीक है, और दूसरा जो होता है समांतर क्रम में। ठीक है, क्या क्या, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में अगर ऐसा जोड़, मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे श्रेणी क्रम में क्या हुआ, एक के बाद एक बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, ऐसा जोड़ दिए, मान लो ये R1 है, ये R2 है, और समांतर क्रम में ऐसे एक के नीचे एक ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ये जोड़ दिया हम, ये वाला ऊपर वाला R1 है, नीचे वाला R2, ये दो प्रतिरोध जोड़ दिए। ठीक है, तो जो ये वाला प्रतिरोध है, जैसे कि मान लो अब यहाँ से करंट ऐसे बह रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं श्रेणी क्रम का नुकसान क्या है कि जब ये करंट इधर से बह रहा हो, ये वाला जो है मान लो रेजिस्टेंस, ये वाला जो यहाँ पे जो उपकरण लगा था वो काम नहीं कर रहा है। जब काम ही नहीं कर रहा तो करंट इधर बहेगा नहीं, तो ये दूसरा वाला उपकरण भी हमारा काम नहीं करेगा। इसलिए घर में श्रेणी क्रम का प्रयोग कम किया जाता है।
घर में क्या यूज़ किया जाता है, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर कोई करंट बह रहा है तो ये करंट इधर से जाएगा, करंट इधर से भी जाएगा, और मान लो ये वाला करंट, अगर ये वाला उपकरण काम नहीं कर रहा है तो नीचे वाला काम करते रहेगा। इसीलिए घर के अंदर जो है समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में सारे हमारे पंखे, बल्ब, ये सब, क्योंकि बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है, पंखे का भी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कोई उपकरण समझ के रखिए वहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो घरों के अंदर कैसे समांतर क्रम के अंदर जोड़े जाते हैं। देखिए, जब श्रेणी क्रम में जब भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा, मान लो ये 5 ओम का होता, ये भी 5 ओम का होता, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं उन सभी रजिस्टेंसों को, उन सभी जो प्रतिरोध रखे उन सबको जोड़ दीजिए तो हमको टोटल कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 5 10 ओम का प्रतिरोध मिल जाता। और जब समांतर क्रम में होते हैं तो कुल प्रतिरोध ऐसे निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हम निकाला जाता है। इतना चीज़ को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम क्या कहलाता है। अभी मैं बताया था कि किसी, ये चालक है मान लो, ठीक है, एक AB चालक है, तो इनके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब ज़्यादा अगर विभवांतर होगा तो ज़्यादा करंट बहेगा, कम विभवांतर होगा तो कम होगा। ये कौन सा नियम कहता है? तो इसका सही आंसर है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या पूछेगा? V बराबर R, ये आपको याद रखना है। R पूछेगा तो R हो जाएगा V/I, I पूछेगा तो क्या हो जाएगा V/R। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14, 14वां क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर समझ में आ गया ना, ओम्स लॉ, मतलब ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, हमको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे इसको सीखने से पहले हमको कुछ और भी आना चाहिए। प्रतिरोध की मतलब जो प्रतिरोध है वो किस किस पे डिपेंड करता है, हमको वो आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ा सा लंबा है बट समझने की कोशिश करिएगा। क्या है कि देखिएगा, प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध की निर्भरता आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो पहला, ताप पर। ठीक है, और जो बोलते जा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते जाना है कि जब भी किसी चालक का प्रतिरोध अगर का ताप अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, ठीक है, सॉरी प्रतिरोध बोलता हूँ, जब किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, मतलब जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर, तापमान का समानुपाती होता है। ये तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है, पहला चीज़। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उसमें नहीं काम करता है। ठीक है, अर्धचालक में उल्टा हो जाता है, ताप बढ़ाने के साथ उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, और वो सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। एक चीज़ याद रखना है। दूसरा, ताप के बाद याद रखना है हमको कि पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, किसकी? पदार्थ की प्रकृति पर, कि भाई वो किस चीज़ का बना है, चांदी का है कि सोना का है कि तांबा का है कि लकड़ी का है, किसका है, उसके अकॉर्डिंग भी तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो चांदी होता है उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, क्योंकि वो सुचालक होता है, उससे बहुत अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब क्या, कि उसकी उसमें प्रतिरोधकता कितना है, कम है। मतलब दूसरा यहाँ क्या रखना है, प्रकृति, क्योंकि किस चीज़ का बना हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। और जो तीसरा होता है, तीसरा याद रखना है, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, की कितनी लंबी तार है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, चालक की लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। जैसे कि तार इतनी लंबी है तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाले तो ज़्यादा हो जाएंगे ना भाई। और मान लो तार अगर छोटी है ऐसे, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ से सूरजपुर से अंबिकापुर जाना है, दूरी बहुत ज़्यादा है। जब दूरी बहुत ज़्यादा है तो बीच बीच में ट्रैफिक वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, रोकने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो सूरजपुर से विश्रामपुर जाना है तो छोटा जगह है, जब जगह छोटा है तो इनके बीच में ट्रैफिक वाले भी कम मिलेंगे तो प्रतिरोध कम मिलेगा। ऐसे ही याद रखना है कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ जाता है और कम होने पर कम हो जाता है। तीसरा चीज़ हो गया। और चौथा का याद रखना है कि जो मोटाई जो होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं उसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसको। तो जिसकी मोटाई अधिक होगी, जैसे ये तार ऐसे, एक तार इतना मोटा है और दूसरा तार इतनी पतली है ऐसे कुछ, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो अनुप्रस्थ जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब अगर मोटा तार है तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, कम होगा, और जो पतली तार है वो प्रतिरोधकता अधिक होती है। देखते हैं ना कि कई बार से हम जब पतला तार को हम बल्ब के साथ जोड़ देते हैं तो ये जल जाता है तुरंत से, लेकिन मोटा तार के साथ हम जोड़ते हैं तो वो नहीं जलता। ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है तो करंट फटाफट निकलते जाता है इधर से। ठीक है, वही चीज़ मैं समझाने को, तो इतना 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो R जो है लंबाई, और ये दोनों से मिला के एक फॉर्मूला बनाएगा। जब ये वाला तीसरा और चौथा को मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो R होता है जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो L/A ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब इस बराबर के इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं रो,
और ऊपर में L बटा ए, ठीक है, ये रो L बटा ए हो गया। ये रो होता है, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अभी तक पता चले कि क्या फॉर्मूला पता चला कि रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब इसका यूज़ करके हमको यहाँ पे बताना है कि जैसे अब मान लीजिए, इसको समझिए, अब ये वाला हमारे पास एक तार था, ठीक है, ये तार, इसका कुछ यहाँ पे त्रिज्या होगा, ठीक है, त्रिज्या मैं इसका मान लेता हूँ आर था, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या को आधा कर दिए, जब इसकी त्रिज्या को आधा करोगे खींच के, तो ये लंबाई इसका बढ़ जाएगा। अरे समझ में, यहाँ पे लंबाई कम था और यहाँ पे लंबाई जो है ये बढ़ गया, ठीक है। तो जब भी एक मोटे तार को खींच के पतला तार में बदला जाएगा, तो त्रिज्या अगर आधा करेंगे, ठीक है, तो ये वाला खींच के ऐसे हम कर दिए, तो इसका त्रिज्या, इसका कितना हो गया, आधा हो गया, आर बटा 2 हो गया। लेकिन जो इसकी लंबाई है, इसके लंबाई का 4 गुना हो जाता है, आपको याद रखना है कितना, जो पहले जो लंबाई था उसका 4 गुना के बराबर लंबाई बढ़ जाएगा। तो अब बताना है कि उसका प्रतिरोध, अब ये जो नया वाला है इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हमको वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा 16 गुना हो जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है आंसर नंबर डी। अब कैसे हो जाता है वो भी बता देता हूँ। तो देखिए, जो पुराना वाला है इसके लिए भी प्रतिरोध कितना है, ये वाले, अगर इसके लिए अगर देखेंगे इस वाले चित्र के लिए, तो उसके लिए प्रतिरोध आर बराबर ये रो, लंबाई कितना है इसका एल, और ये जो एरिया है, ठीक है, ये गोलाकार है यहाँ पे, तो ये इसका मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या वृत्त है ना, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ये इसका प्रतिरोध है। अब हमको इसका प्रतिरोध बताना है, ठीक है, इसका प्रतिरोध। अब यहाँ से ठीक है, देखिए ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। विशिष्ट प्रतिरोध जो है सभी मटेरियल के लिए फिक्स होता है, ठीक है, सभी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जैसे चांदी का कोई विशिष्ट प्रतिरोध होगा, सोने का होगा, रबड़ का होगा, सबका। रबड़ चाहे बड़ा हो छोटा हो डिपेंड नहीं करता, बस उसका प्रतिरोध वहाँ पे फिक्स, विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध में लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता कि वो तार कितना लंबा है कितना छोटा है, डिपेंड नहीं करता। वो हमेशा बस ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, कौन सा पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर मैं ये जो पहला फॉर्मूला इसके लिए जो हम निकाले थे, इसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध को अगर निकालें इसको, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा हमको इसका प्रतिरोध निकालना है ना, अच्छा प्रतिरोध आर है, तो इस त्रिज्या को ना, मैं इसकी त्रिज्या को मैं बदल देता हूँ भाई, इसको आर लिख देता हूँ, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा स्मॉल आर बटा 2, क्योंकि आर जो है यहाँ पे प्रतिरोध है, तो मैं इसको स्मॉल लेटर का आर लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्मॉल लेटर का आर लिख देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसका अब हम प्रतिरोध निकालते हैं भाई। इसके प्रतिरोध को मैं आर डैश लिख देता हूँ, ठीक, आर डैश, ये स्मॉल लेटर का आर है। अब इसका भी निकालते हैं, इसका निकालेंगे तो रो मतलब क्या हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, ये तो फॉर्मूला से तो फिक्स है। इसका लंबाई क्या बोला मैं, ये 4 गुना, तो 4L हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो बताना है, तो क्षेत्रफल ये पाई, और जो त्रिज्या कितना है, आर बटा 2 का स्क्वायर, आर बटा 2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, तो आर डैश बराबर ये रो, ऊपर में 4L, और ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास ये कितना मिल गया भाई यहाँ पे 16L, और नीचे में कितना, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये तो पहले वाले आर के बराबर ही है ये सब, ठीक है कि नहीं, ये सब पहले के बराबर। यहाँ पे रो भी है सब यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा आ गया गुना में, मतलब 16 गुना हो गया, इसलिए हमारा आंसर जो होगा 16 गुना होगा। इसको वीडियो को आप बैक करके एक बार फिर से अच्छे से देख लेना। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमने भी पीछे देखा था कि ये रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूला से एक चीज आया था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ऐसा कुछ आया था। विशिष्ट प्रतिरोध ये है, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा आर ए, और ये बाई नीचे में एल, लंबाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आर तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसको छोड़ देते हैं। जो एरिया होता है किसी से, तो उसमें मीटर स्क्वायर आता है 2 बार, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, तो ये रो बराबर ये क्योंकि हमको इसका मात्रक निकालना है ना, तो जो रेजिस्टेंस है आर, इसका मात्रक क्या होता है ओम, तो आर का मात्रक हो गया ओम। ये क्षेत्रफल है एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, और नीचे में लंबाई है एल, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। लंबाई का मतलब क्या मीटर, ये 2 मीटर तो एक कट गया, तो क्या बचा ओम मीटर, क्या बचा ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम मीटर। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 14 की तरह ही है, ठीक है। एक तार की लंबाई एल मीटर है, उसको खींचकर 2L मीटर कर दिया गया, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा। फिर से इसको बना लेते हैं, जैसे देखिए एक तार ऐसा है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है भाई एल मीटर, ठीक है, और इसको खींचा गया, और खींच के क्या किया गया 2L मीटर कर दिया गया, ऐसा बना दिया गया, दुगुना कर दिया गया इसको, ठीक है। ये हो गया 2L मीटर कर दिया गया। तो बताना है कि इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध कितना था भाई, आर बराबर रो एल बाई ए, क्योंकि क्षेत्रफल में तो चेंज होगा, यहाँ पे ए को ए रहने देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पे क्षेत्रफल में चेंज करेंगे, ठीक है,
हाँ, लंबाई में अगर चेंज करेंगे तो फिर ये वाला त्रिज्या में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम खींच के 2L बना रहे हैं तो ये भी तो कम हो जाएगा ना। तो अभी क्या बताया था कि अगर इसका ये वाला चीज़ को दुगना कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा लंबाई क्या हो गई, ये दुगना हो गया। तो अब इसके लिए तो क्या था, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है, इसको दुगना कर दिए तो यहाँ पे 2L ये वाला हो गया। अब इसको हम खींच दिए। अब देखिए, चलिए ठीक है, तो ये पहले लंबाई L था, जब इसको खींच के दुगना किया जाएगा, इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ, इसका त्रिज्या था मान लो x, ठीक है। तो जब इसको खींच के लंबा करोगे तो इसकी त्रिज्या, लंबाई को दुगना करने पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब जैसे इसका, अब पहले इसका हम प्रतिरोध निकालते हैं। इसका प्रतिरोध कितना होता है भाई, तो R बराबर रो L, इसका लंबाई लिए हैं, क्षेत्रफल A होता है यहाँ पे ना, ठीक है। ये फिर यहाँ पे सर्कल की तरह है तो सर्कल का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई R, इसकी त्रिज्या कितना लिया है x, तो इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका प्रतिरोध। लेकिन अब इसकी प्रतिरोध निकालना है। इसका प्रतिरोध निकालने के लिए, और देखिए ये आधा जो इसकी त्रिज्या हो गई, वो पीछे जो मैं बताया था वैसे ही निकालना होगा इसको, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला निकाल के हमको इसको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो चलिए, उतना ज़्यादा मैं डीप नहीं जाता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 15-16 क्वेश्चन करने में 1 घंटा से ओवर हो गया है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जैसे इसको खींच के लंबाई को दुगना करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या x था उस त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। इसको डबल करने पर त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। अब इसका प्रतिरोध निकालते हैं R डैश, तो हो जाएगा रो L कितना हो गया हमारे पास अब 2L, और पाई R स्क्वायर, त्रिज्या कितना x बटा 2, तो x बटा 2 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगर ये x स्क्वायर है तो इसका जब हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो x स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे जब ये x स्क्वायर, ये वाला इसकी जब त्रिज्या का स्क्वायर निकालेंगे ना, एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो इसकी त्रिज्या और इसके त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे ये मान लो ये त्रिज्या है x, ठीक है, ये वाला, और जो नया जो त्रिज्या आ रहा है, ठीक है, ये जो होगा 1/2। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना चेंज करके लिखता हूँ तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तब जाके समझ में, या फिर ये निकाल के रखें। ऐसा समझिए कि जब इसको हम खींचे तो इसका त्रिज्या x था, तो इसका खींचने के बाद जो ये त्रिज्या हो जाता है ना, वो x/√2 हो जाता है। इतना चीज़ याद रखिए, एक आधा नहीं होता, x/√2 होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना बस। अब यहाँ पे रखते हैं तो ये x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जब मैं त्रिज्या पाई R स्क्वायर, R की जगह त्रिज्या की जगह x/√2 रखता हूँ, ठीक है, कितना x/√2 रखता हूँ, तब अब कितना होगा अभी देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हो गया रो, ये हो गया 2L, और ये हो गया पाई इंटू x स्क्वायर बटा ये हो गया √2 का स्क्वायर 2, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो R डैश की वैल्यू मिलेगा, रो इंटू 2 जा ऊपर में 4L हो जाएगा और नीचे में मिल जाएगा पाई x स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 4 गुना के बराबर मिल रहा है, ठीक है, ये 4 गुना। तो हमारा इसका आंसर तो है, देखिए ये वाला पूरा पार्ट तो पुराने की तरह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, इसको आप फिर से एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे। अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बताना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए अच्छे से सॉल्व करके डाल दूंगा। यहाँ पे 4 गुना होगा या 2 गुना, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। अब हम शुष्क सेल के बारे में जानेंगे कि शुष्क सेल क्या होता है। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल या फिर इलेक्ट्रिक सेल, जैसे बैटरी जो हम बोलते हैं ना, जो घड़ी वगैरह में लगाते हैं, वो सेल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल होते क्या हैं, ठीक है। तो विद्युत सेल ऐसे युक्ति होते हैं या फिर ऐसे डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल में क्या होता है, जैसे कि एक तरह का एक मान लो एक जार है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है, 2 ऐसे रॉड लगा होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, और इनके बीच में केमिकल भरा होता है ऐसे, अरे समझ में। तो एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो धनावेशित होता है और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है ऋणावेशित होता है। समझ में आ रहा है। अब इनके बीच में क्या होता है, केमिकल भरा होता है जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो धनावेशित होता है ये वाला इलेक्ट्रोड, इसको हम कहा जाता है एनोड, और जो ऋणावेशित वाला होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। इतना चीज़ आपको याद रखना है, एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो इस तरह का एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो जब अब यहाँ पे जब ये दोनों के बीच में कनेक्शन को ऐसे कंप्लीट करेंगे,
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से, धन से ऋण की ओर, मतलब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे फ्लो होने लगेगा। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कि इसी तरह शुष्क सेल भी इसी की तरह होता है। अब शुष्क सेल क्या होता है हमको वो जानना होगा। देखिए, तो जो विद्युत सेल होता है ना, विद्युत सेल वो दो तरह के होते हैं। कहाँ पे लिखा जाए, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद्युत सेल के बारे में, आप पीछे वीडियो को बैक जाके आप देख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो विद्युत सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है एक प्राथमिक सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल या फिर प्राथमिक सेल। और जो दूसरा है वो द्वितीयक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है, या सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी, और ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। अब देखिए, अब द्वितीय प्राथमिक और द्वितीयक सेल का क्या मतलब हुआ। देखिए, ये जो प्राथमिक सेल हुआ, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य। और ये एक बार जब डिस्चार्ज हो जाता है तो वापस से दोबारा इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे जो सेल होता है, बैटरी वगैरह जो टॉर्च में लगा होता है, एक बार यूज होने के बाद वापस यूज कर पाते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो प्राथमिक सेल होता है, केवल वो एक ही बार वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमको कन्वर्ट करके देता है, इसके बाद दोबारा हमको नहीं देता। इसके विपरीत अगर हम द्वितीयक सेल के अंदर जाएंगे तो ये रिचार्जेबल होता है, ठीक है, रिचार्जेबल होता है। एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो जैसे कि मान लो पहली बार क्या वो चार्ज करके हम लाए हैं, ठीक है, तो चार्ज होने के बाद वो खत्म हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। अब वापस से जब डिस्चार्ज होने के बाद हम उसको किसी विद्युत सोर्स में जब हम जोड़ देते हैं तो फिर से वो वापस चार्ज हो जाता है और फिर से वो यूज होने लगता है, मतलब वो रिचार्जेबल होता है। जो द्वितीयक सेल होते हैं रिचार्जेबल होते हैं, ये जो भी इनको अगर दोबारा रिचार्ज करेंगे तो उसको संचय करके रख लेते हैं, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में संचय करके रखते हैं, इसलिए हम इसको संचायक सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। द्वितीयक सेल को क्या कहते हैं, संचायक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल के अंदर कुछ कुछ सेल का नाम दे देगा और पूछ देगा कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है, और क्या करता है। तो जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ प्राथमिक सेल का नाम लिखता हूँ, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा कैथोड कौन कौन सा एनोड होता है आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आजकल वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ सेल का नाम, दूसरे में लिखूंगा कि एनोड पर क्या चीज़ का पदार्थ होता है और दूसरा कैथोड पर क्या पदार्थ होता है, ये चीज़ मैं लिखता हूँ। तो जैसे पहला एक सेल है उसका नाम है एक साधारण सेल, साधारण सेल, इसी को कहा जाता है वोल्टीय सेल, साधारण सेल या वोल्टीय सेल। इसमें जो एनोड लगा होता है, एनोड मतलब जो धनावेश वाला जो इलेक्ट्रोड लगा होता है, रॉड लगा होता है, वो कॉपर का होता है, और जो कैथोड होता है वो जिंक का होता है। और जो मैं बताया था विद्युत अपघट्ट इसमें डाला जाता है, जो लिक्विड भरा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या फिर विद्युत अपघट्ट, इसमें H2SO4 का भरा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा को हम कहते हैं लेक-लांशे सेल, ये पहला था, दूसरा लेक-लांशे, ठीक है, लेक-लांशे सेल। इसके अंदर जो एनोड होता है वो कार्बन का यूज़ होता है और जो कैथोड होता है वो जिंक का यूज़ किया जाता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड का होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और जो तीसरा सेल का नाम याद रखना है जिसको कहते हैं डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल। इसमें एनोड जो होता है वापस से कॉपर का होता है और इसमें कैथोड जो है जिंक का होता है, और इसमें कॉपर सल्फेट या फिर CuSO4 या फिर H2SO4, ये दोनों में से कोई एक भर के बनाया जा सकता है। और जो चौथा होता है याद रखिएगा शुष्क सेल, जिसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुष्क सेल के अंदर जो एनोड होता है वो कार्बन का होता है, कैथोड वापस से जिंक का होता है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का पेस्ट भरा जाता है, ये पेस्ट के रूप में होता है। तो जो हम बैटरी यूज़ करते हैं घड़ी के अंदर, दीवार घड़ी के अंदर, वो क्या होता है, शुष्क सेल, ड्राई सेल होता है, जिसमें एक रॉड ऐसे लगा होता है बीच में, ठीक है। वो रॉड क्या होता है, कार्बन का लगा होता है, और बीच में जो है ब्लैक ब्लैक कलर का जो लिक्विड भरा होता है ना, वो क्या होता है, हमारा अमोनियम क्लोराइड का होता है। और ये प्लेट बाहर की ओर जो बर्तन होता है वो किसका होता है, जिंक का होता है। तो इस तरह से शुष्क सेल के बारे में हम जानेंगे। तो ये पूरा था प्राथमिक सेल, ये सारा चारों चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में आजकल ये सब पूछे जाते हैं। अब जो द्वितीयक सेल होता है वो कैसा होता है भाई, इसको सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि डिस्चार्ज होने के बाद उसको विद्युत सोर्स की सहायता से फिर से उसको चार्ज किया जाता है। तो चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा उसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और बाद में वही जो रासायनिक ऊर्जा है वापस से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है द्वितीयक सेल का अगर एग्जाम्पल याद रखना है तो आप याद रखिएगा, एक तो सीसा संचायक सेल हो गया, सीसा संचायक सेल, और जो दूसरा याद रखना है आपको, एक होता है क्षारीय सेल, कहते हैं उसको क्षारीय सेल, या फिर नीफे सेल, याद रखिए सिंपल सा, नीफे सेल, NIFE, नीफे सेल, ठीक है। तो ये शुष्क सेल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया तो आप देख लेना कैसा, ठीक है। शुष्क सेल के संबंध निम्नलिखित में से सुमेलित करना। तो शुष्क सेल के बारे में अभी हम देखें तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो शुष्क सेल में जो धनावेशित होता था, ठीक है, शुष्क सेल के अंदर जो धनावेशित होता है वो क्या लगा होता था बताइए,
क्या लगा होता था शुष्क सेल के अंदर? शुष्क सेल के अंदर एनोड, मतलब धनावेशित बोलता हूँ अगर तो ये एनोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शुष्क सेल के अंदर एनोड क्या चीज़ का लगा होता था? कार्बन का, ठीक है। तो इसका जो बी है उसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा? ए। तो बी का एक कहाँ हो रहा है? सी में आ रहा है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक ही से मैच कर सकते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ये जो कैथोड है, जो कि ऋण इलेक्ट्रोड है, ये किसका होता है? जिंक का बर्तन लगा होता था। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या भरा जाता था? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। और जो विध्रुवक होता था पोलराइज, ठीक है, तो उसको होता था मैग्नीज डाइऑक्साइड का। इतना चीज़ याद रखना। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इधर से थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि सब पढ़ चुके। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। कार की बैटरी में कैसा होता है भाई? जो बैटरी होता है वो कैसा होता है? संचायक सेल होगा, द्वितीयक सेल होता है, क्योंकि वो रिचार्ज होते रहता है, ठीक है, रिचार्जेबल वाला द्वितीयक सेल होता है। तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है, ठीक है, याद रहेगा क्या भरा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 उसके अंदर भरा जाता है। दूसरा है शुष्क सेल। ड्राई सेल के बारे में हम आगे देखें। ड्राई सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल है कि द्वितीयक कि तृतीयक चतुर्थ? तो ये प्राथमिक सेल के अंदर आता है, ठीक है। इसमें कार्बन का, जिंक का यूज हुआ और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 यूज हुआ, ठीक है। और द्विध्रुवक की तरह क्या यूज हुआ भाई? मैग्नीज ऑक्साइड। तो आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का एक परत चढ़ा दिया जाता है। तो उस परत चढ़ाने की क्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो बर्तन वगैरह जो ऊपर से रंगाई किया जाता है, उसके ऊपर कलर किया जाता है, वो सब क्या? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्यूज तार के बारे में आता है, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इस पहला पार्ट जो है वीडियो का हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आई थिंक 20 से 22 क्वेश्चन मैंने कराया, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से जो फ्यूज तार से आगे वाला जो क्वेश्चन है, वो जो इवनिंग का जो टेस्ट होगा, इवनिंग में जो क्विज होगा, मैं उसमें अपलोड करूंगा आगे वाले पार्ट को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ, और अभी तक कितना क्वेश्चन मैं करा चुका आपको वो भी बताना है, और किसका कितना सही हुआ कमेंट में बताना है। और हाँ, जैसे ही क्विज स्टार्ट होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है कि उसको शुरुआत से करना है, ठीक है। आपको पूरा का आंसर देना है, वीडियो को पॉज कर करके देना है, या फिर कंटिन्यू करते जाना है, और बताना जरूर है कि किसका कितना सही होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब इवनिंग में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।